आज हम बात करेंगे सोपान जोशी के साथ, जो पर्यावरण पर लिखते पढ़ते रहे हैं और जिन्होंने हिंदी में जल थल मल, जो गांधी शांति प्रतिष्ठान से आई है, एक पठनीय एक अच्छी किताब लिखी है। जानकारी से भरपूर है वो किताब, मुझे काफ़ी पसंद है। ये किताब आप गांधी शांति प्रतिष्ठान के वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो हम उनके साथ बात करेंगे कि ये जो झाग है ये क्या है, इसे लेकर उपलब्ध जानकारियाँ क्या हैं, क्या इसी तरह से हम रोज़ इसे देखते हुए गुज़र सकते हैं। ये क्या ये इतनी सामान्य बात है कि यहाँ से लाखों गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, मेट्रो रेल गुज़रती है, तब भी कुछ नहीं होता। यहीं पर नाव से लोग चल रहे हैं, यहाँ पर लाखों लोग अपनी सामाजिक संस्कृति, धार्मिक संस्कृति के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए आते हैं और घाट को गंदा छोड़कर चले जाते हैं। तो जो लोग छठ के लिए यहाँ आए हैं, उन्होंने घाट को खासा गंदा किया है। उससे पहले कितनी सफाई होती है, लेकिन उससे बाद सफाई नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच दिल्ली के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एकदम शानदार बधाई देने का भी मन कर रहा है, जिन्होंने ये फैसला लिया है कि वो गुरु पर्व के दिन आतिशबाजी नहीं करेंगे। कितना ही अच्छा फैसला है और कितना अच्छा मैसेज है। तो उन्हें बधाई जिन्होंने भी ये फैसला लिया है। कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन आतिशबाजी की बजाय हम विचारों और जो बातें, अच्छी बातें कही गई हैं, उनको जानकर अपनी ज़िंदगी में आतिशबाजी लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम सोपान से बात करेंगे। सोपान, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम तो इसे सामान्य नज़र से देख रहे हैं, हमें लगता है ये झाग है, लेकिन हम अपने दर्शकों को चाहते हैं कि वो जानें कि ये झाग के अलावा क्या है जो हम यहाँ देख रहे हैं। सांस लेने में यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी। जी नमस्कार। झाग लगभग, देखिए, सबसे पहले देखें तो हमारे शरीर में, हमारी लार में झाग होता है, और दूसरा हम साबुन में झाग देखते हैं। ये कुछ हद तक दिल्ली को साफ करने का नतीजा है। दिल्ली के लोग जो अपना शरीर साफ करते हैं, उसकी कीमत यमुना ढोती है। तो कोई भी साफ करने वाले पदार्थ में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो पानी की जो सतह पर तनाव होता है उसको तोड़ सकें। आपने देखा होगा कभी कभी कीड़े दिखते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं लेकिन डूबते नहीं हैं। वो इसलिए कि वो पानी का तनाव, पानी के सतह पे जो तनाव होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम पानी में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो उस तनाव को घटा देती हैं, तो फिर हवा पानी में मिल जाती है, और हवा के पानी में मिल जाने से झाग बनता है। हमारे मुंह में भी है, हमारे बाथरूम में भी है, और अब तो हमारी नदी में भी है। अगर आप मुरसलिन के कैमरे से देख रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा कि ग्लेशियर के दो टुकड़े एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और नज़दीक आ रहे हैं, टकरा रहे हैं और ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। एक विचित्र दृश्य है, मतलब देखने से लग रहा है, मतलब इसमें तो लाखों लोग रोज़ का ये दृश्य है, पर भला हो उस अखबार के फोटोग्राफर का जिसने ये तस्वीर ली और एक तरह से ध्यान खींचा, तब जब हम पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। पर हम सोचते हैं कि हमारी नदियों को कुछ नहीं होगा। हमारी नदियाँ अभी भी सुरक्षित हैं, वो जहाँ बहती हैं, नेताओं के भाषण में काफ़ी वो साफ़ सुथरी हैं, लेकिन इसको कैसे बताएं ये यमुना का क्या हिस्सा है? क्या कोई यहाँ पर रोकने गिराने की वजह से ये झाग है या नाले का प्रवाह है इसमें? देखिए, यहाँ पे जहाँ सामने अभी आपके मित्र ने यहाँ पर दिखाया था, हाँ, पानी जब गिर रहा है नीचे, वहाँ पर हवा और मिल रही है पानी में, तो उससे ये झाग बन रहा है। लेकिन अगर पानी में ऐसे पदार्थ, अगर पानी इतना दूषित ना होता तो वो झाग थोड़ी देर में खत्म हो जाता। हाँ। अब इस झाग का एक और बहुत बड़ा नतीजा ये होगा कि आप देखिए, पानी में ऑक्सीजन का घुलना बहुत ज़रूरी है, उसी से पानी साफ होना शुरू होता है। ये झाग पानी को ढक देता है और अभी कोई ऑक्सीजन पानी में जा नहीं सकता। तो इसका नुकसान क्या है पानी को? अगर पानी के अगर ऑक्सीजन नहीं गया तो सारे इसके जो जीव जंतु हैं वो समाप्त। प्रदूषण के विज्ञान में दो संज्ञाएं बहुत इस्तेमाल होती हैं, बीओडी और सीओडी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो जीव जंतु हैं पानी में, उन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए ही। पानी का रासायनिक स्वभाव ऐसा है कि उसको स्थिर होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए।
हर चीज की दो ही रासायनिक अवस्थाएं हैं, या तो वो चंचल होती है या वो स्थिर होती है। चंचल चीज प्रतिक्रिया करना चाहती है, और प्रतिक्रिया करने के लिए सबसे मुफीद, सबसे तेज चीज ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी बहुत प्रतिक्रियाशील पदार्थ है। तो ऑक्सीजन जब किसी प्रदूषित पानी में डाली जाती है तो उसमें जिस कारण से प्रदूषण हुआ है उसकी जो अस्थिरता है वो बैठ जाती है, पानी स्थिर हो जाता है। अब जब आपके पानी में ऑक्सीजन जा ही नहीं सकता तो जीव जंतु तो छोड़िए, उसमें जो उसकी जो रासायनिक क्षमता है ऑक्सीजन से धीरे धीरे अपने आप को स्थिर करने की, वो भी मिट जाती है। पर ये बताइए कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अगर हम देखें जो हमारे सामने, तो आंखों के सामने एक सफ़ेद सा एक झाग सा तैर रहा है, इसमें क्या हो सकता है? किन चीज़ों से? इसमें क्या नहीं है ये पूछिए आप। हाँ, क्या क्या नहीं है वो बता दीजिए। इसमें आप चलिए तो बच्चे की पैदाइशी से शुरू करते हैं हम। इसमें बच्चों के पोतड़े और डायपर्स होंगे। इसमें दादा दादी के डेंचर से निकला सोल्यूशन होगा। इसमें ढेर हमारे पेशाब के रास्ते आए हुए अनेक तरह के एंटीबायोटिक होंगे। कई तरह की दवाएं होंगी जो इसमें आई हैं। हमारे मल के रास्ते पहुंचे हुए असंख्य बैक्टीरिया भी इसमें होंगे, और ये सब मिलके एक ऐसा रूप धर लेंगे जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ये तो पक्का है, बहुत नुकसान करने का है। और इसका नतीजा यमुना के नीचे बसे हुए शहर, जो यहाँ से आगरा या मथुरा के जो लोग हैं, हाँ, मेरे कुछ मित्र लोग हैं जो आगरा में पानी का काम कर रहे हैं। उनमें एक फरहाद कॉन्ट्रैक्टर हैं जो हर बार आगरा से आते हैं और उसके बाद चिंता जताते हैं कि वहाँ का भूजल काला हो चुका है। नदी के केवल आसपास नहीं, वो काफ़ी दूर तक जा चुका है। और ये दिल्ली की आगरा को भेंट है। जैसे दिल्ली से एयरपोर्ट से उतर के टूरिस्ट ताजमहल देखने जाते हैं, उसी तरह दिल्ली के नागरिक ढेर सारा अपना मलमूत्र आगरा की ओर भेजते हैं, और वो आगरा के जलाशयों में घुसता है, आगरा के भूजल में घुसता है। काला भूजल आगरा से निकलता है। मैंने बहुत पहले यमुना नदी पर एक रिपोर्ट की थी। जब मैं किनारे गया था तो पानी जो है उसका इतना सड़ गया है वहाँ का कि बदबू से बर्दाश्त नहीं हुआ वहाँ। देखिए, यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे तो ब्रजभूमि शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये कृष्ण की लीला का इलाका है। और पुरानी कथा हमें बताती है कि ऐसा भयानक प्रदूषण बहुत पहले कालिया नाग ने भी किया था, और उसका दमन फिर कृष्ण ने किया। आज हम सब कालिया नाग बने हुए हैं, और हम जो आप ब्रजभूमि में यमुना में नहा नहीं सकते, क्योंकि और दिल्ली के यहाँ से आप 22 किलोमीटर ऊपर चले गए तो आपको पानी हरा मिलेगा। ये 22 किलोमीटर में, और ये 22 किलोमीटर आप ध्यान रखिए, ये इस देश का सबसे महंगा नदी का हिस्सा है। महंगा क्यों कहा आपने? क्योंकि इतना धन, इतने साधन किसी और नदी के किसी और हिस्से पर आज तक खर्च नहीं हुए। कई तरह से आप इसका ये इससे तय होगा कि आप क्या हिसाब लेंगे। कोई 1400 करोड़ रुपया तो इस पे खर्च हो चुका है। इससे महंगा नदी का कोई हिस्सा हमारे देश में तो नहीं है। और हमारी नदियों को ठीक करने की क्षमता, हम वैसे नदियों को क्या ठीक करेंगे, लेकिन जो हम नदियों का प्रदूषण करते हैं उसको मिटाने की क्षमता यहाँ पता लग जाती है। क्योंकि इससे ज़्यादा साधन, इससे ज़्यादा विशेषज्ञ, इससे ज़्यादा मैला पानी साफ करने के कारखाने किसी और शहर में, किसी और नदी के लिए नहीं। पर सोपान, हम अक्सर पढ़ते हैं अखबारों में और बहुत उम्मीद से लिखते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में इतना नहीं है, अगर वो प्लांट की संख्या इतनी बढ़ा दी जाए, या कोई नेता आके भाषण दे देगा कि हम और 4 प्लांट लगाएंगे, तो सुबह सुबह अखबार में पढ़ के हम बड़े आश्वस्त होते हैं कि बड़ा ही कोई अचूक कदम उठा लिया गया है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये पानी उन्हीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से भी गुजर कर आया होगा। देखिए, तब फिर इसकी हालत क्यों है? बहुत सा पानी तो सीधा आता है,
जो हमारे पास मतलब जितना मैला पानी हम पैदा करते हैं उसे साफ करने जितने कारखाने हमारे पास है नहीं है। जी, लेकिन जो कारखाने हैं वो अगर ठीक से काम करें तो दशा इतनी बुरी नहीं होती। लेकिन ये तो सरकारी रिपोर्टों में भी लिखा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है कि हमारे मैला पानी साफ करने के कारखाने ठीक से काम नहीं करते या उनमें क्षमता नहीं होती है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका दुनिया में क्या रिकॉर्ड है, किस तरह से कई जगहों पे सुनते हैं कि नाले का पानी इतना साफ कर देते हैं कि लोग वापस उसका इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं पीते भी हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है। धनवान देशों में बहुत से साधन मैला पानी साफ करने में डाले जाते हैं और उनके बहुत सारे नतीजे अच्छे भी हैं। लेकिन ये जो हमने जो सीवेज की व्यवस्था बना ली है इसका अकाट्य समाधान किसी के पास नहीं है दुनिया में। वॉशिंगटन डीसी में भी वॉशिंगटन डीसी शहर का मैला पानी उसी के पास की खाड़ी में जाता है और लगातार वॉशिंगटन डीसी को अमेरिका की जो पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है उसके नोटिस जाते रहते हैं कि आप मैला पानी खाड़ी में डाल रहे हैं। न्यूयॉर्क का मैला पानी वहाँ के मिले जुले सीवर हैं जिनमें बारिश का पानी भी जाता है और मैला पानी भी जाता है, तो वो ढेर सा धन खर्च करके भी नहीं कर पाते। ये अजीब लग रहा है, ये देखिए तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ का टुकड़ा जो है, कोई ग्लेशियर का टुकड़ा जो है इस तरह से वो बहता चला जा रहा है। भयावह दृश्य है ये। कोई अब पानी कितना काला है मतलब यहाँ पे, हाँ, पूरे यमुना की जो खूबसूरती है। तो आपकी बात से हम ये समझे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अब वापस की प्रक्रिया में तो नहीं लौट सकते हम लोग। अब इतनी आबादी है, 2 करोड़ के आसपास की आबादी है और ये तो आगरा की भी समस्या है, मथुरा की भी समस्या है और अहमदाबाद की भी होगी या पटना की भी और लखनऊ की भी। तो क्या उससे वो क्या एक लगाने पड़ेंगे या हम जो 10, 20, 30 लगाते हैं वो पर्याप्त नहीं है? देखिए, हम कितने मैला पानी साफ करने के कारखाने लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी सवाल अभी ये है कि जो कारखाने लगे हुए हैं वो काम कैसे करते हैं और इनमें भीतर जाकर मैं नहीं गया, आप गए हैं? जी हाँ। अच्छा। तो इनमें भीतर जाकर यहाँ जो लोग काम करते हैं उसके लिए कोई बहुत पीएचडी डिग्री नहीं चाहिए। अच्छा। आप साधारण जो वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए तो आपको समझ में आता है कि सरकारी योजनाएं बहुत उम्मीद से बनाई जाती हैं, उसमें अपेक्षा नहीं होती कहीं। खुद जो बनाते हैं शायद उनको अपेक्षा नहीं होती कि वो काम करेगी। वहाँ पर पहली बात, मैला पानी साफ करने के कारखानों में बहुत सारी बिजली लगती है। आपको बड़े बड़े मोटर चाहिए जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह धकाएं। फिर ढेर बड़े बड़े पंखे चाहिए जो उसमें ऑक्सीजन मिला पाए। अब इतनी बिजली, हमारे यहाँ बिजली की वैसे ही किल्लत रहती है, जितनी बिजली की आवश्यकता है वो हम नहीं पैदा कर पाते। उसके बाद आप और मैला पानी साफ करने के कारखाने लगाएंगे तो उनकी बिजली कहाँ से आएगी? ये रही एक बात। दूसरी, मान लीजिए केंद्र सरकार अपनी भलमनसाहत में बहुत सारे कारखाने लगा देती है, जितने ज़रूरत है उतने सारे लगा देती है। उन्हें चलाएगा कौन? क्योंकि कोई मैला पानी साफ करने का कारखाना केंद्र सरकार के पास चलाने का तरीका नहीं है। ये कारखाने चलते हैं नगर पालिकाओं के द्वारा और नगर पालिकाओं की हालत हमारे देश में कुछ एक दो, मुंबई की नगर पालिका बहुत अमीर है, वो सब छोड़ दें तो हमारे यहाँ नगर पालिकाएँ कंगली हैं और उस कंगाली की हालत में उनकी प्राथमिकता होती है कि लोगों को पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। तो सबका ध्यान इस पे रहता है कि कैसे पानी की लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी की जाए। जो कुछ साधन होते हैं नगर पालिकाओं में वो पानी की आपूर्ति में खर्च हो जाते हैं। पर ज़माने से अब तो 20 साल में दिल्ली में अखबार में पढ़ते हुए और ख़ुद भी करते लिखते हुए हो गया कि हम ये करेंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर कभी भी एक उदाहरण नहीं मिला कि हमने इतना हिस्सा करके दिखाया है। पर आप बताइए कि क्या हम इस स्थिति को वापस कर सकते हैं? क्या इस नदी को उतनी क्षमता है? मतलब
एक क्षमता की बात कर रहा हूँ, वैज्ञानिक क्षमता की बात कर रहा हूँ। दूसरी क्षमता की क्या इतने सारे स्टाफ हो सकते हैं। जब मैं 5-6 साल पहले ये मथुरा में ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो सब कई जापान की सहयोग से जो लगाए गए थे, तो जब गया था, अभी याद आया मुझे, तो उसमें कोई कहीं कर्मचारी नहीं है, तो कहीं बिजली नहीं है, आप ठीक कह रहे थे। लेकिन क्या हम इसे अब वापस कर सकते हैं? अब यहाँ देखिए 20 मिनट खड़ा होने में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जल गया, लेकिन यहाँ पर इतने सारे मजदूर काम कर रहे हैं, तो शायद भारतीय राज्य व्यवस्था में आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। वो मर जाए, जल जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, कोई चेक भी नहीं करता होगा इसका। देखिए, ये अभी जो आप और मैं महसूस कर रहे हैं, जो जलन हमारी नाक में आ रही है, ये एक बहुत छोटा सा संकेत है उसका जो कई लाख सफाई कर्मचारी रोज सहन करते हैं, जो मैले पानी की नालियों में गोता लगाते हैं उन्हें खोलने के लिए, क्योंकि हमारी नालियाँ बहुत रुकती हैं। नालियाँ दुनिया भर में रुकती हैं, लेकिन हमारी नालियाँ बहुत ज़्यादा रुकती हैं क्योंकि उनकी देखरेख नहीं हो पाती। तो उनको जो खोलने घुसते हैं, धीरे धीरे उनकी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। और उसका एक बड़ा खतरा ये होता है कि वो जब नाली जहाँ अटकी हो वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ आमतौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड भी इकट्ठा होता है। वो हमारी नाक सड़े अंडे की गंध एकदम समझ जाती है, लेकिन सफाई कर्मचारी जो गोता लगाते हैं मैले पानी में, उनकी नाक, उनकी सूंघने की क्षमता एकदम खत्म हो जाती है। पता ही नहीं चलता है कि वो इसीलिए इतने लोग मारे जाते हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं लगता कि कब वो जहरीली गैस उनके अंदर घुसती है। और मतलब अच्छी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, बहुत जल्दी मार देती है। लेकिन ख़राब चीज़ ये है कि वो इतना तड़पाती है, उस थोड़ी सी देर में आदमी जिस वेदना से गुजरता है, उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी किसी ने ये बात नहीं बताई, हम तो यही सोचते थे कि वो गया और जहरीली गैस से के कारण वो मर गया है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उस थोड़े से समय में इतना ये गैस तड़पा देती है आदमी को कि कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन क्या कभी हम वापस नदी को हासिल कर सकते हैं क्या? देखिए, आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह से काम करती हैं, लेकिन अभी जो कुछ दिखता है उसमें अगर हम अपना अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, जो हमारे पास प्रमाण हैं उनके हिसाब से, तो ये लगभग असंभव है जी। चाहे आप एनजीटी ऑर्डर देते रहे या सुप्रीम कोर्ट पूछते रहे कि कोई यमुना एक्शन प्लान बना दीजिए, गंगा एक्शन प्लान बना दीजिए, इन सब से भी होने वाला नहीं है। देखिए, 1986 में शुरू हुआ था गंगा एक्शन प्लान, आज 30 साल हो चुके हैं। इस बीच में कई दलों की सरकारें आके जा चुकी हैं, कई बहुत ऊंचे बड़े नेता जल संसाधन के मंत्री रह चुके हैं। उनके मंत्रालय चल गए, उनके वो जहाँ से चुनाव लड़कर आए थे उस क्षेत्र में भी शायद कुछ अच्छा किया होगा उन्होंने, लेकिन नदियों की हालत तो आप देख सकते हैं। इसके लिए ये आपका कैमरा वो बता सकता है जो मैं कभी शब्दों में नहीं बता पाऊँगा। बस सोपान, हम ये जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि सही में मैं तो हैरान हूँ कि मतलब ये तो इसको क्या बोला जाए, अब इसमें इस नदी में किसी की क्या आस्था हो सकती है और क्या धार्मिकता बची हो सकती है, लेकिन फिर भी आम लोगों ने तो बर्बाद नहीं किया। बर्बाद तो इसे साधन वालों लोगों ने किया है। आम लोग तो यहाँ अपनी ज़िंदगी बरत रहे हैं, वो नाव चला रहा है जैसे वहाँ पे। पर फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि इस नदी के बहाने क्या आप दिल्ली की नदी व्यवस्था के बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हैं क्या, कि क्यों इन नदियों की हालत हुई है और क्या यहाँ पर नदियों की स्थिति रही है? यमुना का, हाँ, हमें यमुना की बात करने के पहले एक बार दिल्ली की बात करनी चाहिए। आप पाएंगे हाँ, कम से कम 7 बड़े किलों का प्रमाण तो हमारे सामने है। हाँ बिल्कुल, अभी भी दिखता दिल्ली है। हाँ। कम से कम 7 बड़े शहर तो यहाँ बसाए ही गए थे। पुराना किला उसके पहले भी था। ठीक है। तो 1000-1500 साल तो लोगों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया है। उसका कुछ कारण है। दिल्ली किसी भी राज करने वाले के लिए एक समय एक सुरक्षित ठिकाना था, क्योंकि उसके एक तरफ अरावली है और दूसरी तरफ यमुना है। तो दिल्ली पर चढ़ाई या तो दक्षिण से हो सकती थी या उत्तर से।
और उत्तर का भी एक बहुत छोटा सा इलाका है, आप जो रिज के बगल से जो इलाका निकलता है वहाँ पर अगर आप अपनी नज़र रखें तो दिल्ली बहुत सुरक्षित इलाका था। और फिर भी दिल्ली में राज करने वाले कितनी बार हारे, हर तरह के राजा हारे। इससे राज के बारे में हमें एक संकेत मिलता है। लेकिन दिल्ली तक यमुना पश्चिम की तरफ बहती हुई आती है और दिल्ली से दक्षिण और फिर पूरब की तरफ नदी घूम जाती है। आप देखेंगे यहाँ से इधर घूमना शुरू करती है। इसका कारण अरावली है। अरावली के मुहाने से नदी पूरब की तरफ घूमती है। तो अरावली से लगभग 13-14 नदियाँ गंगा में बहती थी, छोटी नदियाँ, जिनमें बरसात का पानी लगातार यमुना में आता था। और बरसात के मौसम में जब नदी फूलती थी तो नदी का पानी जाकर इन नदियों के रास्ते इलाके में फैल जाता था सारे दिल्ली के। और आप दिल्ली का बहुत पानीदार इतिहास रहा है, उसमें न जाने कितने कुएं, बावड़ियाँ, तालाब, ये सब इसीलिए बनते थे क्योंकि सहायक नदियों का और यमुना का एक बहुत सुंदर लेन देन था। जब पानी यहाँ ज़्यादा होता था तो वो पानी वहाँ धका दिया जाता था, और जब यमुना का पानी गर्मी में एकदम नीचे आ जाता था तो सहायक नदियों का पानी, अरावली से आने वाली नदियों का पानी धीरे धीरे रिसकर यमुना को बहुत तंगी के समय में भी समृद्ध नदी बनाकर रखता था। आज वो सारी छोटी नदियाँ हमने नाले बना दिए हैं, उनके नाम तक हमको नदियों को के ठीक से पता नहीं है। कुछ जगह उनका नाम नाले में पड़ गया है। कुशक एक नाला था। अच्छा। पुराना दिल्ली का आप पुराने कागज़ पत्तर दिल्ली के निकाल कर देखेंगे तो आपको ये कई चीज़ें पता लगती हैं। अब वो हमने वो सारी जो छोटी नदियाँ थी आज वो मैला पानी लाने के रास्ते बन गए हैं। मुझे भी बहुत उत्सुकता हो रही है दिल्ली की नदियों के पुराने नाम जानने की। आपने कुशक कहा जी, कुशक भी एक नदी का नाम है। आज कुशक रोड है जहाँ पर हाँ मंत्री वगैरह रहते हैं, नई दिल्ली में सांसद रहते हैं। जी जी। तो वहाँ पर नदी हुआ करती थी। जी जी जी। मेरे ख्याल से कभी यशवंत सिन्हा वहाँ रहा करते थे। बिल्कुल। हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि ये इस यहाँ पर राज करने वाले न जाने कितने बहुत ताकतवर भी बने और मिटे भी। तो हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि यमुना का एक भाई है और उसका नाम है यमराज। आज हम यहाँ पर जमदूतिया के 7 दिन बाद बात कर रहे हैं। मैं जब छोटा था, हमारी दादी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, तो भाई दूज के दिन मेरी बहन और मुझे वो खींचकर यहाँ तक लाती थी और भाई दूज के दिन हमको यमुना में डुबकी लगानी होती थी। क्योंकि भाई दूज का हमारे यहाँ त्योहारों के कई तरह से महात्म्य बताए जाते हैं। उसका एक ये है कि उस दिन यमराज यमुना से मिलने आता है। यहाँ पर न जाने कितने ताकतवर लोगों ने अपने कितने ताकतवर साम्राज्य बनाए और आज उनके कुछ अवशेष मिलते हैं जो हम पर्यटन के नाते देखने जाते हैं। राज करने वालों को ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जिस सत्ता को हम मानते हैं उससे बहुत बड़ी कई सत्ताएं हैं। यमुना का भाई यमराज है और यमुना हमें कब क्या सबक सिखाएगी ये सही मायने में हम कह नहीं सकते। अंदाज़ा भी नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। इस झाग के बहाने दिल्ली के जो कालिंदी कुंज बराज है, सुपान जोशी के साथ यहाँ आए, नदियों के भीतर घुलने वाले रसायन पर बात करते चले गए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बात करते गए, दिल्ली की नदी व्यवस्था के बारे में बात करते चले गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।